हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम नितिन सांगवान सर की जो कि इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस की सीरीज है उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके लिए इसका लेक्चर नंबर 15 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। अब देखिए यहाँ पे हमने इस शॉर्ट कमिंग्स ऑफ नेहरूवियन एरा को लेके कुछ बातें पहले डिस्कस कर ली थी। इसमें हमने शास्त्री जी का एरर वगैरह डिस्कस कर लिया था लेक्चर नंबर 14 में, तो उसको देखते हुए आइएगा, थोड़ा सा आपको बढ़िया फ्लो बना रहेगा। इसके अंदर हम जानते हैं कि इंदिरा गांधी जी का एरा कैसे आया, क्या हुआ। तो हुआ क्या, वैसे ही जैसे कि नेहरू जी की डेथ के बाद मोरारजी देसाई आए थे प्रधानमंत्री की पोस्ट लेने के लिए, वैसे ही यहाँ पे शास्त्री साहब की डेथ के बाद भी ये ही मोरारजी देसाई उम्मीदवार के तौर पे खड़े। उन्होंने कहा कि हमको प्रधानमंत्री बनाया जाए, मगर इस बार भी सिंडिकेट ग्रुप का बिल्कुल भी मूड नहीं था बनाने का कि भैया इनको प्रधानमंत्री बनाए। इंस्टेड इन्होंने क्या करा कि इंदिरा गांधी को अपनी चॉइस में रखा प्रधानमंत्री बनाने के लिए। इस बार क्या था कि मैटर को कंसेंसस से नहीं डिसाइड करा जा रहा था, क्योंकि देसाई ने कहा कि वोटिंग करा लेते हैं, और वोटिंग के चक्कर में क्या हुआ, तब भी इंदिरा गांधी जी एक क्लियर विनर बन के आई, सारे लोगों ने उन्हीं को ही वोट दिया। चलिए, अब इस गद्दी के साथ साथ इन्होंने बहुत दिक्कतें भी अपने के लिए भाई वो भी इनहेरिटेट करी। भाई एक तरह से देखा जाए तो उनको प्रॉब्लम्स भी देश के साथ में मिली गद्दी के साथ, जैसे कि पंजाबी सूबा जो मिजोस और नागा के बीच में दिक्कत चल रही थी, लेकिन ये सब इन्होंने बहुत ही कायदे से, बहुत ही इफेक्टिवली, बहुत ही अच्छी तरीके से डील करा। हालांकि अब सिचुएशन अगर हम इकोनॉमिक फ्रंट पे देखें, अगर हम पैसे के फ्रंट पे देखें, हमारी हालत बड़ी गंभीर थी। रेंस वगैरह जो है फिर से सूखा पड़ गया था। रेंस 1966 में अगर हम बात करें तो बारिश वगैरह नहीं हुई, और इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया, और इससे क्या हुआ कि भाई फूड की शॉर्टेज तो इतनी थी कि भुखमरी की हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। साथ में दो बैक टू बैक लड़ाइयां, भाई 62 वाली ले लो चाहे 65 वाली ले लो, बना बन ऐसे दंगे होना, वॉर होना चाइना पाकिस्तान के साथ में, इसने हमारी एकदम रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया था। हमारे पास पैसे की बहुत कमी थी, और यही एक वजह थी कि एक अच्छा प्लानिंग प्रोसेस नहीं हो पा रहा था। सब चीज के लिए पैसे की जरूरत होती है, जो कि हमारे पास नहीं था। इंदिरा गांधी ने एक वॉर लाइक एफर्ट लिए, इतने बढ़िया कदम उठाए थे इस जो है फेमीन से लड़ने के लिए और फूड इनसिक्योरिटी से लड़ने के लिए, कि भुखमरी ना हो, किसी तरीके से हम ऐसा कुछ करें कि हमारे देश में खाने भर का पर्याप्त राशन हो, हमारे जनता भूखी ना मरे। उस समय हमारा देश बुरी तरह से हेविली, मतलब कह लो पूरी तरह से डिपेंड करता था, जो हमारा PL 480 एग्रीमेंट के तहत यूनाइटेड स्टेट्स पे डिपेंड करता था वीट के लिए, यहाँ पे अनाज के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए हमारे देश की। खैर, इन्होंने काफी बोल्ड कदम भी उठाए। इन्होंने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेप उठाया, वो ये था कि अपनी करेंसी को डीवैल्यूएट कर दिया 35% से। अब आप जानते हो आज भी चाइना वगैरह जैसे देश डिवैल्यूएट कर देते करेंसी को, ताकि यहाँ पे थोड़ा कैपिटल इनफ्लो बढ़ जाए, थोड़ा वर्ल्ड मार्केट में इनको, अब तो ये है कि जिनकी डिवैल्यूएट होती है करेंसी डॉलर के कंपेरिजन में, उनको थोड़े फायदे भी मिलते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे डिवैल्यूएट करा करेंसी को 35% से, ताकि इंडियन एक्सपोर्ट और ज्यादा बूस्ट हो। साथ में जो है इंडिया के अंदर बाहरी कंपनीज आए, इन्वेस्टमेंट करें, ज्यादा अट्रैक्टिव लगे उनको इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना। लेकिन यूएस और यूके ने अपनी एड जो दे रहे थे उसे रोक दिया। कब रोका? इंडो पाकिस्तान वॉर के टाइम पे, समझे? 1965 में काम करा गया, और अब ये कह रहे थे कि तुम और अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करो अगर तुमको चाहिए ये एड वापस से। हालांकि ना ही कोई एड वापस आई, रिज्यूम हुई, ना ही कोई कैपिटल जो है फ्लो बढ़ा हमारे देश के अंदर, कुछ नहीं हुआ। ये स्टेप, ये ऐसा कहा जाता है कि फॉरेन प्रेशर में लिया गया था। कांग्रेस लीडर, जैसे कि आप जानते हो भैया, इनका काफी जब लिया था के कामराज साहब का, इन्होंने भी क्रिटिसाइज करा इस डिसीजन को, कहा कि इसमें कोई पार्टी के मेंबर्स के साथ आपने कंसल्ट ही नहीं करा है, ठीक है, इलेक्शन ईयर के अंदर आपने कुछ ऐसा करे ही नहीं है, आपने गलत स्टेप ले लिया है। इंदिरा गांधी ने और भी चीजें करी, जैसे इन्होंने काफी स्ट्रेंथन करने की, काफी मजबूत बनाने की कोशिश करी अपने टाइज को यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में, और ये यूएस गई भी, ये यूनाइटेड स्टेट्स गई भी। लिंडन जॉनसन ने ये कहा, हमें दिखाया कि हम इंडिया की मदद करेंगे, है ना, एंड प्रॉमिस करा कि हम रिज्यूम कर देंगे PL
480 का जो प्रोग्राम है वो कि हम इसके अंदर जो आपको वीट दे रहे थे हम फिर से देने लग जाएंगे। बट यूनाइटेड स्टेट्स ने जो शिपमेंट्स भेजे वो बहुत ही छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स में भेजे, जितनी हमें जरूरत है उस हिसाब से टाइम पे अगर हमें सामान ही नहीं मिल रहा है तो क्या फायदा। बहुत ही छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट में भेजने लगे थे, डिले हो रही थी सामान। क्यों? क्योंकि इंडिया ने क्रिटिसिज्म किया था यूनाइटेड स्टेट्स का वियतनाम वॉर पे भैया, और इस चीज का बदला जो है वो यहाँ पे यूएस ले रहा था कि आपने हमें क्रिटिसाइज कैसे कर दिया, तो अब हम यहाँ पे तुमसे बदला ले लेंगे। समझ रहे? इंडिया को ये बात अच्छा नहीं लगा और ये शिप टू माउथ अप्रोच जो कि यूएस की थी ये अच्छी नहीं लगी, और अब इंडिया ने डिसाइड कर लिया था, हमारा भारत देश ना बहुत ही हमेशा स्वाभिमानी रहा है, उसने ये डिसाइड कर लिया कि हम खुद की फूड सिक्योरिटी बनाएंगे, हम अपना खुद का प्रोडक्शन इतना ज्यादा इंप्रूव कर लेंगे कि बेटा तुम भी देखते रह जाओगे, हम तुमको खुद एक्सपोर्ट करेंगे, हम ऐसे जो है अपने आप को बना देंगे। और इसी के साथ आया यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, कैसे करेंगे? ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू करेंगे, और इंडिया ने करके दिखाया, अपना माइंड दिमाग में बना लिया था कि हम किसी भी इंसान किसी भी कंट्री पे डिपेंड नहीं होंगे, हम कभी भी ज्यादा डिपेंडेंट खासकर यूएस पे तो नहीं होंगे। और बाद में इंदिरा गांधी ने ओपनली यूएस को यहाँ पे कंडेम करा, बुराई करी कि भैया ये तो जो है वियतनाम में इसने देखिए क्या क्या करा था, कितना अग्रसर था वो वहां पे। खैर, इंडिया ने इसकी बदली काफी अच्छे रिलेशनशिप जो है वो डेवलप कर लिए नसीर ऑफ जो इजिप्ट के थे उनके साथ में, और तीतो जो कि युगोस्लाविया के थे उनके साथ में। और अब ये फिर से हमारा देश जो है वो रीफोकस करने लग गया था नॉन अलाइनमेंट पे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम परसुइंग गुड रिलेशन विद द यूएसएसआर, हमारे यूएसएसआर के साथ भी रिश्ते बढ़िया चल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, और हमने अब नॉन अलाइनमेंट पे फिर से करा कि भाई हम किसी के साथ में जो है वो नहीं आएंगे, हमारा खुद का न्यूट्रल रहेगा, हम रिश्ते सबके साथ में अच्छे रखेंगे। डोमेस्टिकली बताएं, अपने घर में बताएं तो भैया 1966 में 1966 जो है वो काफी उथल पुथल का साल रहा। क्यों? क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा फूड शॉर्टेज हुई, काफी ज्यादा इन्फ्लेशन गैलोपिंग था, मतलब बहुत तेज मात्रा में। इन्फ्लेशन का मतलब होता है बच्चों इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत हाई चल रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला था, इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब हो गई थी बच्चों उस वक्त। 1966 की बात है, प्रोटेस्ट वगैरह होने लगे, बवाल वगैरह होने लग गए थे। बिल्कुल भाई, जब पैसा नहीं होता, शांति नहीं होती, स्टेबिलिटी नहीं होती, तो बवाल तो होते ही, वो भी देश में देखने को मिले। बांध वगैरह, ये बांध जो है वो नया फीचर आ गया था इस प्रोटेस्ट को करने का। और ये साल ऐसा था जिसके अंदर पार्लियामेंट में भी है डाउनग्रेड देखने को मिला एज एन इंस्टीट्यूशन, और ये फ्रीक्वेंटली जो है अभी स्पॉइल करा जा रहा था, कैसे इनडिसिप्लिन, डिस्टर्बेंसेस वगैरह सब कुछ उसमें पार्लियामेंट के अंदर होने लग गए थे। अब ये बात थी कि हमारी जो प्रधानमंत्री साहिबा थी, इनको इनकी चीजें बहुत ही पीछे की तरफ जा रही थी। इवन इनको जो है वो गूंगी गुड़िया बोल दिया गया था लोहिया जी के द्वारा। खैर, कांग्रेस के अंदर भी बहुत दिक्कतें देखने को मिल रही थी, काफी ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा था, और यहाँ पे सिंडिकेट काफी ज्यादा ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे, जो कि लीड करे जा रहे थे के कामराज के द्वारा, और ये चाहते थे कि आप ये भी कुछ सरकार में बोले, ठीक है, सरकार के कामों में, सरकार की वर्किंग में अपना भी कुछ रोल निभाएं। खैर, इलेक्शंस जो है वो शेड्यूल करे गए कि 1967 में इलेक्शंस को किया जाएगा, और बट बात ये थी ना कि लोग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे, वो कांग्रेस को बिल्कुल भी यहाँ पे पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस के बदले उनके पास कोई चॉइस भी नहीं थी। अब देखिए, मामला ये था कि सिंडिकेट ने डोमिनेट कर रखा था टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में, है ना, इसकी वजह से क्या हुआ था, काफी कुछ जो है डिसलॉयल्टी हुई, बाकी चीजों में अगर हम देखें तो सब अलग अलग हो गए। और इस इलेक्शन में क्या सीन थी कि ऑपोजिशन पार्टीज, नो मैटर कि उनकी क्या आइडियोलॉजी है, सारी की सारी पहली दफा ऐसा हुआ कि एक साथ आ गई। जैसे कि आपको बताऊं कि कम्युनल जनसंघ जो है, इन्होंने हाथ मिला लिया सोशलिस्ट लोहिया ग्रुप के साथ में, जिन्होंने बदले में हाथ मिला लिया राइटिस्ट स्वतंत्र पार्टी के साथ में। और इन सबसे रिजल्ट क्या निकला कि जब इलेक्शन के रिजल्ट आए तो भैया क्या हुआ कि यहाँ पे कांग्रेस की सीटों में एक बहुत बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला, पतन देखने को मिला। हालांकि ये मेजॉरिटी जीत गई लोकसभा में, लेकिन स्टेट की बात करें तो यहाँ पे इनके साथ सिचुएशन असेंबलीज में काफी डामाडोल हो गई, और वो अच्छी नहीं रही, क्योंकि इन्होंने 8 जगह पे 8 जो है स्टेट्स के अंदर अपनी मेजॉरिटी को खो दिया था।
अब ये एक बम की तरह था सिंडिकेट के लिए, है ना? एज़ जो लॉयल थे, जैसे कि आपका के कामराज, एस के पाटिल, ये सब इलेक्शंस हार गए थे और ज़्यादातर एंड सो डिड मेनी ऑफ देयर क्लोज सपोर्टर्स, और साथ में जो इनके जो क्लोज सपोर्टर्स थे वो सब भी हार गए थे। एंड सिंडिकेट वाज कट टू इट्स साइज। ओनली बिग चैलेंज इन पार्टी वाज इन फॉर्म ऑफ मोरारजी देसाई, और इन्हीं को ही यहाँ पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। इतनी बात समझ में आई आपको? खैर, अब ये जो वक्त था, ये आप कह सकते हो कि एक तरीके से ये टेस्ट था, एक तरीके से परीक्षा थी हमारे फेडरल स्ट्रक्चर की भी, और इन्होंने ये पास कर लिया था, क्योंकि सिचुएशन जो है वो आप कह रहे हो ज़्यादातर मोर और लेस सेम थी इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, है ना? जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन थे सेंटर स्टेट के बीच में, ज़्यादातर सिचुएशन कह लीजिए मोर और लेस सेम ही थी। अब ये इलेक्शंस जो थे ये दिखा रहे थे, हाइलाइट कर रहे थे कि इम्पोर्टेंट पोजीशन क्या है रिच पीजेंट्स की नॉर्थ इंडिया के अंदर, जो नॉर्थ इंडिया के अंदर जो पैसे वाले किसान हैं उनकी क्या जो है वो आप कह सकते हो कि वहाँ पे क्या इम्पोर्टेंस है, ये चीज़ इस इलेक्शन से दिखा दी थी, क्योंकि ये सब काफ़ी ज़्यादा अपसेट थे कांग्रेस की जो पॉलिसी थी, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी फूड को प्रिक्योर करने को लेके वगैरह वगैरह, तो इससे काफ़ी ज़्यादा अपसेट थे। और इस इलेक्शन में जो रिजल्ट आया वो दिखाने लगा कि भैया रिच पीजेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऐसा रोल प्ले करा, भई काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा इन्होंने इसको कांग्रेस को हराने में नॉर्थ में। तो कांग्रेस को इस चीज़ का एहसास हुआ कि भैया देखो हम इनको पीछे छोड़ के नहीं चल सकते हैं। हमें इनके हिसाब से भी काम करना पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर हम हारेंगे। समझ रहे हैं? इलेक्शंस आप कह सकते हो एक नया एरा लेकर आए कोलिशंस का। अब आप देख रहे हैं ना सारी पार्टियां नो मैटर उनका क्या ही सोच रखती थी, क्या ही आइडियोलॉजी, सब एक साथ आ गई। तो एक गठबंधन का एक नया एरा लेकर आए ये जो साल था। और यहाँ पे डिफेक्शंस एंड अनस्टेबल गवर्नमेंट का भी, अब डिफेक्शंस वगैरह जानते हैं ना, एंटी डिफेक्शन लॉ तो खैर बाद में आया, वो चीज़ें अलग की बात है। और साथ में अनस्टेबल गवर्नमेंट का भी, क्योंकि अभी तक तो कांग्रेस ही कांग्रेस चल रहा था। अब कांग्रेस के पैर यहाँ पे लड़खड़ाए थे, कांग्रेस अब यहाँ पे हिली थी, तो ये यहाँ पे चीजें भी इमर्ज होकर आई थी। कुछ स्टेट्स जैसे कि बिहार के पास जो है वो कुछ 7 गवर्नमेंट्स लाई थी 1967 से लेके 1970 के बीच में। एंड यहाँ पे कुछ 8 इंस्टेंसेस हुए प्रेसिडेंशियल रूल की भी 7 स्टेट्स में, मतलब प्रेसिडेंट रूल भी लगा करीब 7 स्टेट्स में इसी टाइम पे। डिफेक्शन फिनोमिना ये शुरू हो गया था हरियाणा से, जिसने यहाँ पे जो है मार करी थी बिगनिंग आया राम गया राम की। ये बड़ी सिचुएशन ऐसी है कि भैया इट कुड बी चेक्ड ओनली इन 1986। अभी मैं बताती हूँ पूरी बात। ये सिर्फ 1986 में चीजें थोड़ी सही हो पाई थी जब एंटी डिफेक्शन लॉ आया था। तो हुआ क्या था, पहले क्या होता था, आया राम गया राम की सिचुएशन क्यों आई थी, क्योंकि ये जो एमपीज थे ये इनके नाम थे, और इन्होंने कुछ वक्त के अंदर ही जो है वो कई बार एक दूसरे की पार्टी में चले गए थे। तो होता क्या था कि जब भाई पार्टी फॉर्म करने की बात होती थी तो एमपीज की एमएलएस की बहुत ज्यादा खरीद और बेचत, मतलब खरीदारी होती थी या बेचे जाते थे, खरीदा बेचत बहुत होता था। और इससे क्या था कि पार्टी जो है वो अनस्टेबल हो जाती थी आफ्टर इवन विनिंग द इलेक्शंस। तो इस वजह से 1985 में आप जानते हो एंटी डिफेक्शन लॉ आया, 86 के बाद से चीजें क्या होने लग गई, थोड़ी स्टेबल हो गई। अब क्या था कि अगर आप ऐसा करते हो, पार्टी जो व्हिप जारी करती है उसके खिलाफ वोट करते हो, या अगर आप जो है जीतने के बाद पार्टी छोड़ते हो, कुछ भी करते हो, तो इससे आपकी सीट को खतरा, आपकी सीट जा सकती है या आप जो है हटाए जा सकते हो। तो ये सब चीजें, वो तो एक एंटी डिफेक्शन लॉ का अलग टॉपिक है, ये होने लगा। उसके पहले जो है सिचुएशन बड़ी ज्यादा गंभीर सी हो गई थी, है ना, कि आए गए वाला सीन हो गया था। खैर, कांग्रेस यहाँ पे स्प्लिट हुई 1969 में, ठीक है। अब कांग्रेस भी यहाँ पे टूटी और कुछ सिंडिकेट मेंबर जैसे कि के कामराज साहब, एस के पटेल वगैरह ये इलेक्शंस को जीत गए और इन्होंने हाथ मिला लिया अपने पुराने जो ओल्ड फॉर्म मोरारजी देसाई थे, ताकि ये फिर से रीअसर्ट करें पार्टी से इन गवर्नमेंट वर्किंग, ठीक है, इन्होंने कह दिया, ठीक है। अब जब यहाँ पे 1967 में जब बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस हुई आपकी पोल्स के अंदर, तो पार्टी वॉज इन डिलेमा। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा डगमगा गई थी कि कैसा फ्यूचर हम देंगे, कैसा हम आगे काम करेंगे। और इसी चलते यहाँ पे पार्टी ने लॉन्च करा बच्चों 10 पॉइंट प्रोग्राम।
क्या लॉन्च करा, याद रखिएगा 10 पॉइंट प्रोग्राम को 1967 में लॉन्च करा गया और ये एक सोशलिस्ट एजेंडा का पार्ट था। और इसके अंदर जो है वो यहाँ पे नेशनलाइजेशन बैंक का इंदिरा गांधी जी ने कराया, आपको पता ही है, वहां पे भैया बैंकों का नेशनलाइजेशन कराया गया। ये क्या है कि अब यहाँ पे भाई पैसा अगर जमा करती है जनता तो कम से कम हम जनता के लिए कर रहे हैं, बैंक डूबेगा नहीं, बैंक भागेगा नहीं, जनता के लिए अब सेफ्टी रहेगी और इसके लिए सरकार के हाथ में इन चीजों का आना बहुत जरूरी है। तो 10 पॉइंट एजेंडा के बताएं तो ये सोशलिस्ट एजेंडा का इनका पार्ट था और इसके अंदर ये था कि हम नेशनलाइजेशन कराएंगे बैंक्स का, जनरल इंश्योरेंस का, स्टेट ट्रेडिंग का, इंपोर्ट्स के अंदर एक्सपोर्ट जो है ट्रेड का, प्लस सीलिंग लगाएंगे अर्बन प्रॉपर्टी पे, प्लस आपका जो है वो सीलिंग लगाएंगे अर्बन प्रॉपर्टी एंड इनकम पे भी, साथ में मोनोपोली ना हो, मतलब जहां मोनोपोली होती है वहां जानते कि जो आम जनता है वो तो बिल्कुल बर्बाद हो जाती है क्योंकि मन में चाहे रेट होते हैं, ये दिक्कत होती है। तो परफेक्ट कंपटीशन रहना मार्केट के अंदर बहुत जरूरी होता है। तो मोनोपोली ना हो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन फूड ग्रेन्स का, साथ में फटाफट से लैंड रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करने की बात हुई, हाउस साइट लोगों के लिए, गरीबों के लिए घर की, साथ में प्रिंसली प्रिविलेजेस को, अब ये जानते हैं जो प्राइवेट पर्स थी इनको ही इंदिरा गांधी ने ही जो है वो बंद कराया था। क्या था ये कि भैया कि आप हमारे इंडिया में ज्वाइन हो जाइए प्रिंसली स्टेट तो आपको हम बदले में पैसा कुछ दिया करेंगे, है ना। तो इसको इंदिरा गांधी ने कहा कि एज अ बर्डन है हमारी इकोनॉमी पे, तो इसको यहाँ पे बंद करा दिया गया। तो ये सारे के सारे इन्होंने 10 पॉइंट एजेंडा में ऐसे सोशलिस्ट कुछ कदम उठाए। अब इससे क्या हुआ कि जो राइटिस्ट थे, है ना, अमंग दी कांग्रेस जो राइटिस्ट थे जैसे कि मोरारजी देसाई वगैरह, अब वो यहाँ पे भड़क गए और जो तब के प्रेसिडेंट हुआ करते थे निजा लिंगपा, है ना, ये भी थोड़ा सा भड़क गए। डिफरेंसेस देखने को मिले सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच में, वो और ज्यादा बढ़ने लगे और साथ में सिंडिकेट ने यहाँ पे सारे प्लान्स ले लिए 1969 में टू डिसलॉज इंदिरा एज पीएम। भैया सब बना लिया कि हम यहाँ पे इंदिरा गांधी को अब तो हटाना ही हटाना है। बट प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने अभी भी अडॉप्ट करी कॉशियस अप्रोच, सोच समझ की चीजों करी और डेथ जो हुई हमारे प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन साहब की 1969 में, इसने क्या हुआ, इससे और इवेंट्स होने लगे एज सिंडिकेट क्या चाहते थे, सिंडिकेट चाहते थे इनका खुद का एक आदमी जो है वो ऑफिस में जाए। अब उस जगह पे चाहते थे सिंडिकेट की भाई ये इनकी डेथ हुई है तो हमारा आदमी वहां है, और इन्होंने इसी के चलते संजीवा रेड्डी को, ठीक है, संजीवा रेड्डी को जो कि मेंबर थे सिंडिकेट के, उनको नॉमिनेट करा कि अब इनको बनना चाहिए प्रेसिडेंट। चलिए इंदिरा गांधी जी ने अब डिसाइड करा कि देखिए अब थोड़ा मामला जमाते हैं और इन्होंने फाइनेंस पोर्टफोलियो था वो देसाई से ले लिया और अपना रोल खुद इसके ऊपर जमा लिया कि मैं देखूंगी अब फाइनेंस वाला, ठीक है, देसाई साहब से इन्होंने ले लिया। इमीडिएटली इन्होंने ये भी डिसाइड करा कि हम यहाँ पे 14 बैंकों का 14 बैंक का नेशनलाइजेशन कराना चाहते, और साथ में मैंने बताया कि जो प्रिविलेजेस दी जा रही थी प्रिंसेस को वो भी ले लेंगे उनसे, वो भी बंद कर दी जाएंगे। तो ये सारे जो कदम उठाए गए वो काफी ज्यादा पॉपुलर हुए मासेस के बीच में, जनता के बीच में, समझ रहे, ये जनता को सीधा सीधा इन्होंने इनकी आइडियोलॉजी पढ़ ऐसी करी कि जनता जो है वो इनकी साइड हो गई और यहाँ पे जो है मासेस के बीच में काफी पॉपुलर एंड लेफ्ट पार्टीज के बीच में भी काफी ज्यादा पॉपुलर हुए। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में भाई भी इनको जो है she didn't issue a whip and instead call party workers to vote according to their conscience and as a result, समझिएगा यहाँ पे कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी इन्होंने कोई वेब जारी नहीं की कि आपको इन्हीं के प्रति वोट करना है। इन्होंने कहा पार्टी मेंबर से कि आपको भाई साहब जिस पे सही लगे, जिस पे आपको भरोसा हो, आप उसको वोट कर दीजिएगा। और रिजल्ट के तौर पे हुआ क्या भाई कि वीवी गिरी जो उस पहले टाइम में फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे, उनको भाई एंड एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे वो जीत गए। समझे, कौन जीत गया, वीवी गिरी जीत गए। ये जो है फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके थे और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, उनकी जीत हो गई। अब भाई क्या अब यहाँ पे तो बड़ा खराब लग गया सिंडिकेट को और सिंडिकेट ने एक्सपेल कर दिया इनको पार्टी से एज अ डिसिप्लिनरी एक्शन एंड पार्टी को डिवाइड कर दिया गया। उसी के बाद कांग्रेस आर में, ये समझिएगा, अब भाई बुरा लगेगा तो क्या, अपनी पार्टी का बंदा ऐसे कर रहा है, तो पार्टी को इनको पार्टी से हटा दिया गया और पार्टी स्प्लिट हो गई, एक बन गई कांग्रेस आर जिसे लीड कर रही थी इंदिरा गांधी जी। और भाई आर का मतलब क्या था, आर स्टैंडिंग फॉर रिक्विजिशनिस्ट, ठीक है, रिक्विजिशनिस्ट
और यहाँ पे दूसरी हो गई कांग्रेस ओ, जिसे लेड कर रहे थे सिंडिकेट। समझ गए? तो ओ का मतलब क्या था? ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, वक्त के साथ साथ कांग्रेस आर जो है वो कांग्रेस बन गई, जो आज भी कांग्रेस चली चली आ रही। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ये कुछ कहानी है किस तरीके से सिंडिकेट से चीजें बाहर निकली। चलिए, बात आगे बढ़ती है, वक्त आगे बढ़ता है, बात आती है 1970 की। 1970 में जब सरकार ने अबॉलिश कर दिया था मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम को, विच हैड इनेबल्ड अ हैंडफुल ऑफ कैपिटलिस्ट टू कंट्रोल अ लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल enterprises in which they had a little financial stake। अब हुआ क्या कि 1970 में सरकार ने मैनेजिंग एजेंसी का जो सिस्टम था उसे खत्म कर दिया, और इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे कैपिटलिस्ट के पास अब ये मौका था, बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास ये मौका आ गया था कि ये बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस को अब कंट्रोल करें जो भैया जिनमें इनका पहले बहुत ही कम फाइनेंशियल स्टेक था, अब ये ज्यादा इन्वेस्ट करके उनको कंट्रोल करें। मोनोपोलीज मतलब, मोनोपोली का मतलब बच्चों होता है जब एक जगह पे एक ही बंदा हो। जैसे मान लो आज अगर टेलीकॉम कंपनी में सब खत्म हो जाए, सिर्फ जियो रह जाए, जियो की मोनोपोली हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि बिजली देने में मान लीजिए सरकार दे रही है बिजली, तो सिर्फ एक स्टेट की एक तरफ से आ रही है, तो स्टेट की मोनोपोली। समझ गया मोनोपोली क्या होता है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कई सारे सेलर्स होते हैं, मोनोपोली में सिर्फ एक सेलर होता है। ठीक है, तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं कि मोनोपोलीज और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट जो है इसको भी पास किया गया था 1969 में, ताकि क्या हो कि जो एक्सेसिव वेल्थ कंसंट्रेशन है, देखिए बहुत सारे कम जो अमीरजादे हैं, जो कम कैपिटलिस्ट हैं, जो कम बिजनेसमैन हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा, ये ना हो पाए, इसलिए मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट को 1969 में पास करा गया। समझ रहे हैं इस बात को? लैंड सीलिंग एजेंडा को भी लाया गया, फिर से सामने लाया गया। लैंड से मतलब कि आप इसी जमीन से ज्यादा नहीं रख पाओगे अपने पास में। इन्होंने लॉन्च करा, काफी देर में लॉन्च करा, पर फोर्थ प्लान को काफी डिले, मतलब काफी देर में लॉन्च करा। हालांकि इनकी जो पार्टी थी वो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट एंड हैज टू फेस प्रेशर्स फ्रॉम अदर पार्टी। इनकी पार्टी जो थी वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी एक तरीके से कह लो, और काफी सारी दूसरी पार्टी से इनको काफी प्रेशर झेलने को मिल रहा था। अब on the issue of Supreme Court challenging opposition of private पर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट, अब हुआ क्या कि भाई इन्होंने जो प्रिविलेज दी जा रही थी प्रिंसली स्टेट को, उसको तो जो है भाई खत्म कर दिया था। और ये जो इशू था, इस इशू पे भाई सुप्रीम कोर्ट जो है वो चैलेंज कर रहा था, जो एबोल्यूशन हुआ था प्राइवेट पर्सेस का प्रिंसली स्टेट्स के लिए, जो आपका किया गया था 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। शी डिसॉल्व द लोकसभा एंड अनाउंस फ्रेश इलेक्शन। अब इस बात पे इन्होंने क्या करा भाई, बोल्ड बहुत ही, इन्होंने इलेक्शंस को यहाँ पे डिसॉल्व कर दिया और कहा फिर से जो है वो यहाँ पे लोकसभा इलेक्शन फ्रेश अनाउंस कर दिए। अब कुछ दूसरी पार्टीज का अलायंस, जैसे कि कुछ दूसरी पार्टीज अलग अलग जो हेट्रोजेनियस आइडियोलॉजी की थी, मतलब अलग अलग आइडियोलॉजी की थी, जैसे कि हम बताएं आपको, जनसंघ हो गई, स्वतंत्र पार्टी हो गई और कांग्रेस ओ हो गई, इन्होंने क्या करा, एक ग्रेट अलायंस, भैया इन सब एक साथ आ गई, सब के सब एक साथ मिलके आ गई, और इन्होंने एक बड़ा ही नारा लगाया था, इंदिरा हटाओ। क्या नारा था इनका? इंदिरा हटाओ। और जिसके बदले इन्होंने काउंटर क्या किया था मालूम? यही तो इसकी इनकी पॉपुलैरिटी का कारण बन गया। इन्होंने काउंटर करा कि भाई गरीबी हटाओ। उन्होंने कहा इंदिरा हटाओ, इन्होंने कहा गरीबी हटाओ, और ये गरीबी हटाओ ज्यादा इफेक्टिव साबित हुआ, और इतना बड़ा अलायंस होने के बावजूद ये हार गए, और ये इंदिरा जी फिर से आ गए मेजॉरिटी में। समझ गए बात को? क्योंकि देश की दिक्कत इंदिरा नहीं थी, देश की दिक्कत थी गरीबी। खैर, अब हुआ क्या, चीजें शांति से नहीं चली। जैसी भैया ये इन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ली है ना, शपथ ग्रहण करी भैया, उसके बाद 1971 के इलेक्शंस के बाद ही क्या हुआ कि वहां बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश क्राइसिस आ गई। अब ये डायरेक्ट चैलेंज था टू नेशन थ्योरी के लेके, जब भाई लोग क्या था कि भाई पीपल ऑफ वन रिलीजन फ्रॉम वन नेशन, एक रिलीजन के लोग एक नेशन बना ले। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो ये अमीर अमीर लोग थे वेस्ट पाकिस्तान के जो अमीर अमीर लोग थे, इन्होंने इस सीन को पूरे डोमिनेट करके रखा था। और जो लोग जो कि ईस्ट पाकिस्तान के थे, ठीक है, ये इनका कोई आवाज ही नहीं उठ रही थी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान उस समय जो है वो मिलिट्री रूल के अंदर था कुछ वक्त के लिए। अब क्या हुआ, इन्हें लगा कि भाई दे थॉट अ पेवडेंट
वेंटेड देयर ग्रीवियंसेस। अब जो ये चीज था ना भाई, जो इनको ये रास्ता मिला, इससे इनका जो गुस्सा था, इनका दुख था, जो इनका दर्द था, वो और फट के बाहर निकले। और इससे इन्होंने कहा कि अब हमको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी चाहिए, मिलिट्री रूल नहीं चाहिए, अब हमको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी चाहिए। और हमें ईस्ट पाकिस्तान के लिए और ज्यादा ऑटोनॉमी चाहिए। बट ये इनको दबा दिया गया, आवाज लाख उठाई हो बट इनको दबा दिया गया। इलेक्शंस करे गए बाय जनरल याहिया खान, जिसमें बंगाल अवामी लीग जो है वो 99% से जो है 99 सीटें जो है आप कह सकते हो वो जीत गई ईस्ट पाकिस्तान में, और ओवरऑल मेजॉरिटी भी इन्हीं के नाम हो गई। नाम क्या था? बंगाल अवामी लीग। बट जो आर्मी थी और जो यहिया खान थे, ये किसको साथ दे रहे थे? ये साथ दे रहे थे, ये बैकअप थे बाय जुल्फिकार अली भुट्टो। इन्होंने अलाउ नहीं करा कि इन्हें ये फॉर्म कर पाए सरकार। और जब रहमान ने लॉन्च करा प्रोटेस्ट मूवमेंट, तो इनको यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया। चलिए, इट वॉज ऑल्सो लेड टू टेरर ऑफ आर्मी इन फॉर्म ऑफ इनोसेंट किलिंग्स। अब यहाँ पे आर्मी के हाथ में चीजें हैं, तो इन्होंने बेचारे मासूमों की जान ले ली, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स को अरेस्ट कर लिया, रेप्स होने लगे, इलीगल डिटेंशन जबरदस्ती पकड़ पकड़ के डालने लग गए, और बहुत सारी चीजें ऐसी ईस्ट पाकिस्तान में होना शुरू हो गई। बहुत सारा एक बड़ा जो है सेक्शन ईस्ट पाकिस्तान की पुलिस का और पार्लियामेंट्री ऑर्गेनाइजेशन का भी इसने अब क्या करा? रिवोल्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि किसी को जितना दबाओगे बहुत ज्यादा तो फट के बाहर आएगा, और यही यहाँ पे भी होने लगा। बहुत सारे लीडर्स अवामी लीग के ये भाग गए कहाँ? कैलकाटा भाग गए, और इन्होंने वहां पे फॉर्म करी गवर्नमेंट इन एग्जाइल एंड ऑर्गेनाइज्ड मुक्ति बहिनी। क्या इन्होंने ऑर्गेनाइज करा? मुक्ति बहिनी ऑर्गेनाइज करा, और लॉन्च कर दिया खतरनाक ग्राउंड मूवमेंट और गुरिल्ला वारफेयर पे शुरू कर दिया बवाल। साथ में हिंदूज प्लस दूसरे जो माइनॉरिटीज थे जैसे कि सिख वगैरह, वो स्पेशल टारगेट उनको करा इन्होंने वहां पे। और साथ में करीब अगर मैं आपको बताऊं तो 10 लाख से ज्यादा रिफ्यूजीज जो है वो यहाँ पे बेचारे भाग के इंडिया में आए उस वक्त। और इतना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन कॉज थी इंडिया को, इतने सारे लोगों को रखना एक बड़ी मुसीबत बन गया था इंडिया के लिए, है ना। एंड इसकी वजह से क्या हुआ भाई, इंडिया के पास कोई दूसरी चॉइस ही नहीं रह गई थी, बट इंटरफेयर करना तो बनता था। अब ऐसा तो है नहीं वहां से भाग भाग के वहां से लोग आएंगे, इंडिया रखते जाएगा। भाई हिंदूज को, सिख को तुम मार रहे हो, फालतू में भगा रहे हो वहां से, तो इंडिया रखते जाएगा। ऐसा नहीं करा, इंडिया को अब इंटरफेयर करना ही था ईस्ट पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान इस वक्त इन्होंने एक प्रोपेगेंडा फैलाया, ठीक है। इस वक्त ही पाकिस्तान ने एक प्रोपेगेंडा फैलाया कि जो इंसर्जेंसी की जा रही है, जितना बवाल हो रहा है, वो हम लोग नहीं कर रहे, वो तो इंडिया के द्वारा किया चला जा रहा है। बट इंडिया ने कहा बेकार की बात करता है, रबिश क्लेम है तुम्हारा, बेकार बात करता है। और जो लोग हैं, जो लोगों का कॉज है बंगाल के अंदर, उसे सपोर्ट करा हमारे देश ने उस वक्त। 8 महीने बीत गए बिफोर एनी रियल फाइट टुक प्लेस। कोई रियल फाइट होने से पहले 8 महीने बीते। और यहाँ पे क्या हुआ कि भैया ट्रबल्स वगैरह हुई बॉर्डर के ऊपर, इंडियन आर्मी जो है उसने पूरी प्रिपरेशन करके रख रखी थी। और इस बीच क्या हुआ कि जो मुक्ति बहिनी थी, इसे भी टाइम मिल गया, ये भी मजबूत हो गई, इसने अपने आप को मजबूत कर लिया। एज इंडियन आर्मी ने इनको जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी थी। अब इस वक्त क्या था, ये जो वक्त था इसको यूटिलाइज करा गया लोगों को एजुकेट करने में, इंटरनेशनल ओपिनियन देने में, है ना, कि भाई देखिए यहाँ पे जो है बर्डन क्या होता है, बर्डन क्या आएगा, क्या आफत आएगी रिफ्यूजीज के हमारे इंडिया के ऊपर, कितना भाई गलत बिहेवियर किया जा रहा है वेस्ट पाकिस्तान के द्वारा, ठीक है। साथ में इंडियन ओपिनियन जो थी उसे सपोर्ट विन करा वेस्ट कंट्रीज ने हमें सपोर्ट करा एज अपार्ट फ्रॉम सोवियत एंड ईस्ट यूरोपियन कम्युनिस्ट कंट्रीज। साथ में यूएस और चाइना ने दूसरी तरफ अडॉप्ट करा एक हॉस्टाइल। अब यहाँ पे समझो, यूएस और चाइना इसने एक बवाल कर दिया, इसने एक बवाल स्टैंड लिया और कोशिश करी कि हम इस इशू को इंडो पाकिस्तान राइवलरी, है ना, इशू एज वन ऑफ द इंडो पाकिस्तान राइवलरी इग्नोरिंग सेंट्रलिटी ऑफ फ्लाइट ऑफ बांग्लादेश। कुछ मतलब इन्होंने बांग्लादेश को लेके नहीं रखा, इन्होंने कहा ये तो इंडो पाकिस्तान की राइवलरी का ही एक बात है, इसीलिए इंडिया इतना ज्यादा अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है। ये बात यूएस और चाइना ने मिलकर यहाँ करी। अब ये जो इंटरफेरेंस करी जा रही थी यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के द्वारा, इसे काउंटर करने के लिए इन्होंने, हमारे देश ने क्या करा, हमने भैया साइन कर लिया 20 साल की ट्रीटी साइन कर ली, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। किससे साइन कर ली मालूम है? हमने यूएसएसआर से साइन कर ली अगस्त 1971 में। कि लो बेटा
तुम हमें छोटा समझ के दबाओगे, हम तुम्हारे ही जो है जो काउंटर पार्ट है उसी से ही, काउंटर पार्ट नहीं कह सकते, जो तुम्हारा ही ऑपोजिशन है उसी से हम यहाँ पे जो है वो साइन कर लेंगे, अब बताओ क्या करोगे। और ऐसा भी नहीं था, यूएसएसआर ने हमारी बहुत अच्छी मदद करी, म्यूचुअल हेल्प भी करी हमारी थर्ड पार्टी मिलिट्री अटैक के केस में। लेकिन हम मजबूत तो थे, इंडिया की पोजीशन तो यूएसएसआर ने काफी मजबूत कर दी थी, बट इंडिया अभी भी थोड़ा सा पीछे था कि हम क्या फर्स्ट मूव करें, मतलब आगे से हम आगे करें कि ना करें। अब इसने क्या करा भाई, पाकिस्तान भी यहाँ पे बड़ा ही ज्यादा इम्पेशेंट हुआ जा रहा था, क्योंकि जो गोरिल्ला अटैक्स करे जा रहे थे मुक्ति बहिनी के द्वारा। एंड ऑन 3 दिसंबर की बात है, इन्होंने लॉन्च कर दिया अटैक वेस्टर्न फ्रंट पे इंडिया के थ्रू एयर स्ट्राइक्स। अब पाकिस्तान ने क्या किया, एयर स्ट्राइक कर दी वेस्ट साइड पे, हमारे इंडिया के वेस्टर्न फ्रंट पे बवाल कर दिया। अब जैसे ही यहाँ पे पाकिस्तान ने हमारे वेस्ट फ्रंट से एयर स्ट्राइक्स करना शुरू करी, हमने क्या करा, हमने भी बड़े आराम से बड़ा ही स्विफ्ट मूव लिया ईस्ट साइड पे, और फोर्स करा पाकिस्तानी आर्मी को कि बेटा तुम कर दो सरेंडर, और हमने बांग्लादेश को कर दिया रिकॉग्नाइज। और जब तक ये काम हमने कर दिया भाई, पहले ही कर दिया, यूएस और यहाँ पे चाइना को समझ पाते, इंटरफेयर कर पाते, इंटरवेन कर पाते, उसके पहले ही हमने काम कर दिया। अब यूनाइटेड स्टेट्स ने इवन टर्म करा कि इंडिया जो है अग्रेसर है, इंडिया ने यहाँ पे सब करा, और यहाँ पे जो है दोनों ही यहाँ पे यूएन रेजोल्यूशन ब्रॉट 2 यूएन रेजोल्यूशन विच वर वीटोटेड बाय यूएसएसआर एंड एब्स्टेन्ड बाय फ्रांस। 2 यूएन रेजोल्यूशन लेके आ गए थे इंडिया के खिलाफ, जिसे जो है वो यहाँ पे वेटो का यूज करके हमें यूएसएसआर ने बचा दिया और एब्स्टेन कर दिया क्या, फ्रांस और यूके के द्वारा। अब हुआ क्या, हमारी मदद कर दी इतनी कंट्रीज, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स थे वो गए खिसिया, इरिटेटेड यूएसए, इसने रिसोर्ट करा टू गन बोट डिप्लोमेसी। किस पे, यहाँ पे गन बोट डिप्लोमेसी, और यहाँ पे इन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया यूएसएस इंटरप्राइज, ताकि हम प्रेशर डाल सके इंडिया के ऊपर। बट इंडिया ने इग्नोर कर दिया यूएस का मूव, और डक्का जो है वो कैप्चर कर लिया गया था 16 दिसंबर में, विद इन 2 वीक्स ऑफ पाकिस्तान लॉन्चिंग अटैक ऑन वेस्टर्न फ्रंट। जब से पाकिस्तान ने वेस्ट फ्रंट में हमारे लॉन्च किया था अटैक, उसके 2 हफ्तों के भीतर ही हमने डक्का जो था उसको यहाँ पे जो है वो कैप्चर कर लिया था, मतलब 16 दिसंबर के आसपास, और डिक्लेयर कर दिया सीज फायर ऑन वेस्टर्न फ्रंट, यूनिलेटरल सीज फायर ऑन वेस्टर्न फ्रंट, एज कंटिन्यूएशन ऑफ वॉर ऑन वेस्टर्न फ्रंट कुड हैव हजार्डियस फॉर बोथ द साइड। क्योंकि भाई अगर वॉर होती रहती इस वेस्ट साइड पे तो दोनों के लिए दिक्कत थी, चाहे वो इंडिया हो और चाहे वो पाकिस्तान हो, दोनों के लिए ही दिक्कत का कारण बन जाती। पाकिस्तान ने भी एक्सेप्ट कर ली सीज फायर, ठीक है, और साथ में यहाँ पे मुजबिर रहमान को रिलीज कर दिया 12 जनवरी 1972। चलिए, अब जो ये वॉर थी ये विक्ट्री थी डेमोक्रेसी की जीत थी, ह्यूमैनिटेरियन वैल्यू की, और जो बांग्लादेश के लोग थे उनकी भी ये जीत थी। अब इसके अगर कहो कई सारे फायदे हुए, है ना, इंडिया के लिए तो खासकर बहुत सारे फायदे हुए। यहाँ पे 2 नेशन थ्योरी का रिजेक्शन हुआ, फिर से यहाँ पे इंडिया को एक रीजनल पावर के तौर पे एक एस्टैब्लिशमेंट मिला, क्योंकि भैया हमने कुछ अच्छा रोल निभाया था जिससे एक कंट्री यहाँ पे आजाद हुई, अच्छी हुई। रिफ्यूजी क्राइसिस जो थी वो भी धीमे धीमे सॉल्व हो गई, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 करोड़ उनमें से फिर से वापस भेज दिए गए, भैया बेचारे भाग भाग के यहाँ आ रहे थे, हम कहाँ तक संभालते, खैर 1 करोड़ लोगों को वापस भेज दिया गया। वॉर जो है वो सिंबल रही इंडिपेंडेंस का, फॉरेन पॉलिसी की, है ना, डिस्पाइट द यूएस रेजिस्टेंस के बावजूद जो है यहाँ पे ये जो वॉर थी हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को दिखाती है, समझ है। उसके बाद इंडिया जो है, इंडिया स्टिल हैड ओवर 90,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर अभी, और मोर देन 9,000 किलोमीटर ऑफ फॉरेन लैंड थी अंडर कंट्रोल, ठीक है, हमारे पास आ गई थी। और यहाँ पे पाकिस्तान अभी भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था बांग्लादेश को, वो कह रहा था ये ईस्ट पाकिस्तानी है, ये बांग्लादेश नहीं है। खैर कोई बात नहीं, तो शांति बनी रहे, है ना, शांति बनी रहे, तो एक म्यूचुअली अग्रीड फ्रेमवर्क काफी जरूरी था, क्योंकि अगर ऐसा वो रिकॉग्नाइज ना करता तो कुछ ना कुछ फिर बमबारी हुआ ही करती, तो एक अग्रीमेंट होना बहुत जरूरी था। और ये सब बवालिया पाकिस्तान का मतलब भाई हाई मिलिट्री एक्सपेंडिचर, इतना जो है खर्चा करता था अपनी मिलिट्री के ऊपर, और इतने थे कि भाई आउटसाइड पावर इंटरवेंशन भी था इंडो पाक रिलेशंस में। अगर आप देखो तो रिजल्ट के तौर पे क्या हुआ कि इंदिरा गांधी ने और जुल्फिकार जो है उन्होंने यहाँ पे न्यूली इलेक्टेड उस समय जो पाकिस्तानी पीएम थे वो मिले शिमला में। कहाँ मिले?
ये दोनों लोग मिले शिमला में और तब बच्चों यहाँ पे साइन हुआ है शिमला अग्रीमेंट 1972 में। समझे अब शिमला एग्रीमेंट की कहानी क्या है? तो तब साइन हुआ है शिमला एग्रीमेंट। अब हुआ क्या कि इसके अंदर इस एग्रीमेंट के हिसाब से इंडिया ने ये बात पे अग्री कर लिया कि हम जो भी टेरिटरीज हैं हमारे पास जो आ गई हैं उसे हम वापस आपको दे देंगे। एक एक्सेप्शन था, एक्सेप्ट कुछ जो स्ट्रेटेजिक टेरिटरीज है जैसे कि आपकी हो गई कारगिल सेक्टर वाली, वो सबको छोड़ के बाकी सब आपको लौटा देंगे। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि बहुत सारी टेरिटरीज हमारे पास आ गई थी, खूब सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर आ गए थे। बदले में पाकिस्तान ने भी अग्री कर लिया कि हम रिस्पेक्ट करेंगे एलओसी को, ठीक है, एलओसी की हम पूरी पूरी इज्जत करेंगे और सारा ही जो भी हमारा मैटर है उसे हम सॉल्व करेंगे आपस में एक म्यूचुअल अग्रीमेंट करके। और इसमें कोई भी बाहर के देश का, जैसे कि चाहे वो यूएन हो या वगैरह हो, किसी का कोई मीडिएशन नहीं करवाएंगे, ना यूएस का करवाएंगे, किसी का भी नहीं करवाएंगे, ठीक है। आपस ही में बात कर लेते हैं, एक दूसरे से अलग हुए, चलिए खत्म करते हैं। साथ में इंडिया ने भी रिटर्न कर दिया जो हमने आपको बताया प्रिजनर्स ऑफ वॉर, इनके 90,000 थे हमारे पास में, उनको भी रिटर्न कर दिया। और 1 साल के बाद पाकिस्तान ने यहाँ पे बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज भी कर लिया। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है बच्चों की लातों के बीच बातों से नहीं भानते। खैर, अब सरकार ने भी कुछ कदम उठाए यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने में, अपनी जो लेफ्ट है ना, लेफ्ट ऑफ द सेंटर एजेंडा को। जनरल इंश्योरेंस और कोल इंडस्ट्री को नेशनलाइज करा गया है 1972 में। 1972 में जो जनरल इंश्योरेंस है और जो कोल इंडस्ट्री है इसको नेशनलाइज कर दिया गया ना। सीलिंग को लगा दिया गया अर्बन लैंड ओनरशिप पे कि आप इससे ज्यादा भैया लैंड ले सकते हो, सीलिंग वगैरह लगा दी गई। MRTP कमीशन को अपॉइंट करा गया बच्चों 1971 में, ताकि MRTP एक्ट 1969 वाला जो है उसे इम्प्लीमेंट किया जा सके। साथ में बहुत सारी स्टेट्स ने भी अपने अपने नए लैंड सीलिंग लॉज को पास करा, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन लॉज को पास करा उन लोगों के लिए जिनके पास जमीन नहीं थी, जिनके पास लैंड नहीं थी, उन लोगों के लिए। साथ में मार्जिनल फार्मर्स के लिए, साथ में किस तरीके से सस्ता फूड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसलिए चीफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम को लाया गया। साथ में रूरल अनएम्प्लॉयमेंट गारंटी दिया गया, ठीक है, कि भैया हम कुछ वक्त के लिए आपको देंगे। ये सब स्कीम्स को लॉन्च किया गया। बहुत ही प्यारी प्यारी सोशल स्कीम है आपके, बहुत ही बढ़िया बढ़िया। अब साथ में फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम्स वगैरह को भी लॉन्च करा गया, ताकि यहाँ पे जो है बैंक्स वगैरह जो हैं वो रूरल एरियाज में, गांव दराज के इलाके तक पहुंच सके। उसके साथ प्लानिंग को भी और ज्यादा मजबूत बनाया गया और 2 इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास करा गया। एक प्यारे बच्चों 24th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 1971 में पास करा गया। इससे क्या हुआ था कि जो पार्लियामेंट्री पावर थी वो वापस रिस्टोर हो गई थी टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स। एंड एक करा गया 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जिसने एम्पावर करा पार्लियामेंट को कि अब आप डिसाइड कर सकते हो कि कितना जो है कंपनसेशन, कितना पैसा आप दोगे अगर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को आप अक्वायर करती है सरकार तो, ठीक है। इंडिया ने काफी सक्सेस भी पाई न्यूक्लियर पावर की फील्ड में, जब इंडिया ने एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट करा जो कि आप जानते हैं कि पोखरण में किया गया था 1974 में। भाई उसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। तो ये कुछ बात थी। अब चीजें और आगे बढ़ाए तो देखिए जो ये लहरें थी, ये जो बवाल था, ये बहुत वक्त तक साथ नहीं रहा, ये अब उछाल मारा, फिर अपोजिट हुआ, इंदिरा गांधी के अगेंस्ट हुआ सिंस 1973। 1973 के बाद चीजें हटने लग गई, विच फाउंड एक्सप्रेशन इन जेपी मूवमेंट ऑफ 1974। हुआ क्या कि बहुत सारे सरकार के जो प्रोग्राम लॉन्च करे गए थे, जो 10 पॉइंट, ये वाला देख सकते हैं आप, 10 पॉइंट आपका जो प्रोग्राम था उसके अंदर, ठीक है, ये अच्छी तरीके से चीजें नहीं दे पाए, बढ़िया नहीं हुए। और जो गरीबी थी, जो पॉवर्टी थी, वो भी वहां पे रही। हालांकि इंदिरा गांधी ने प्रॉमिस किया था गरीबी हटाओ, लेकिन तब भी गरीबी हटी नहीं। जो इतने बड़ी मात्रा में रिफ्यूजी की पॉपुलेशन को खाना खिलाना, फीड करना, साथ में वॉर की जो दंगे की कॉस्ट को जो है बेयर करना, इसकी वजह से इकोनॉमिक कंडीशन देश की बहुत ज्यादा बच्चों खराब हो चुकी थी। उसके साथ भाई मानसून
बारिश नहीं हो रही थी, सूखा पड़ रहा था, है ना? 2 साल लगातार ऐसा देखने को मिला 1972 में और 1973 में। इसकी वजह से एक ऐसी भयानक कंडीशन आ गई कि भैया यहाँ पे हमारे को खाने को रोटी नहीं थी, खाने को अनाज ही नहीं था, शॉर्टेज हो गई। ऊपर से देश में प्राइस राइज़, इन्फ्लेशन तो बहुत हाई लेवल का पहुँच गया। यहाँ पे बाहरी तौर पे भी झटके लगने लग गए और जो ये साल था 1973 का बच्चों, इसमें बहुत सारे आप कह सकते हो नोटोरियस ऑयल शॉक देखने को मिली, जिसमें जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस थे वो 4 गुना बढ़ गए, 4 गुना बढ़ गए। तो इससे हमारा जितना भी फॉरेक्स हमारे पास जितना भी था फॉरेन एक्सचेंज वो सारा का सारा चला गया इसमें। ये बहुत बड़ी दिक्कत थी। इसका एक डोमिनो इफेक्ट देखने को मिला डोमेस्टिक ग्रोथ पे भी, क्योंकि देखो फ्यूल से सब कुछ कनेक्टेड होता है। तो फ्यूल, फर्टिलाइजर, फूड प्राइसेस सब में यहाँ पे जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिल गई यहाँ पे 22% से। तो ये एक दिक्कत देखने को मिली। स्ट्राइक्स होने लगे। जानती यहाँ पे कोई दिक्कत होगी तो फिर जनता तो आवाज उठाएगी। बजटरी डेफिशिएंट बहुत ज़्यादा जो है डेफिशिएंट बहुत हो गया। मतलब इनकम जो है सरकार की बहुत ही कम और खर्चे बहुत ज़्यादा। आमदनी अठन्नी, खर्चा 10 रुपया, इतना हो गया था। रिसेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इसकी वजह से भाई इंडस्ट्रियल अनरेस्ट सब कुछ खराब हो गया था। बहुत बड़े लेवल पे स्ट्राइक्स होने लगी, बवाल होने लग गया। बड़े-बड़े जो है अगर हम बताएं तो सबसे बिगेस्ट रेलवे स्ट्राइक 1974 में हुई है बच्चों। साथ में पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इतना जहर घुल गया था उसमें, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही खराब हो चुका था, सब में करप्शन भर गया था। इंडिया एक तरीके से कहें तो बहुत ज्यादा उबल रहा था, खराब हो चुका था बिल्कुल बुरी तरीके से। अब ये जो चिंगारी लगी इन सारे मूवमेंट से वो आपका गुजरात और बिहार के मूवमेंट से लगी। जब गुजरात के अंदर क्या हुआ, यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से वाले जो है प्रोटेस्ट होने लगे, बहुत ही लोग गुस्सा थे और ये एंग्री प्रोटेस्ट जो है वो 1974 में होना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि दाम बहुत बढ़ गए थे चीजों के, प्राइजेस बहुत ज्यादा हाई हो गए थे चीजों के और सिचुएशन इतनी ज्यादा वोलेटाइल हो गई थी, कुछ पता ही नहीं था कब बढ़ रही कब बढ़ रही, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे डिसमिस कर दिया स्टेट गवर्नमेंट को और वहां पे लगा दिया प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन लगा दिया। अब बताओ भैया, ये बहुत हुआ इंदिरा गांधी के टाइम पे, ये बड़ी ज्यादा खराब बात थी। अब देखिए भाई जो हुआ क्या, अब यहाँ पे समझिएगा कि गुजरात में सक्सेस पा गए, तो इसकी सक्सेस पाके इससे इंस्पायर होके स्टूडेंट ग्रुप्स जो कि बिहार के थे, इन्होंने भी यहाँ पे लॉन्च कर दिया घेराव ऑफ बिहार। अब देखा कि गुजरात में क्या हुआ, तो इसी से ही यहाँ पे देख के यहाँ पे जो स्टूडेंट आपके बिहार के थे भाई, इन्होंने भी लॉन्च कर दिया घेराव ऑफ बिहार असेंबली, है ना। और साथ में जो है क्लैशेस इनके हुए पुलिस के साथ में, है ना, बहुत सारे लोग मरे वगैरह। और गुजरात के विपरीत, गुजरात के मूवमेंट के विपरीत जो मूवमेंट बिहार में था वो बढ़ गया बहुत तेजी से। ठीक है, बहुत तेजी से, बहुत ही इनोवेटिव तरीके से बढ़ा। स्टूडेंट के ग्रुप्स ने वहां पर रिक्वेस्ट करा जेपी नारायण से, किनसे करा समझिए, यहाँ पे जेपी नारायण से इन्होंने रिक्वेस्ट करा कि आप यहाँ पे एक तो भैया टू कम आउट ऑफ पॉलिटिकल रिटायरमेंट एंड लीड द मूवमेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट। आप जरा पॉलिटिकल रिटायरमेंट से बाहर आइए और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो मूवमेंट है अगेंस्ट गवर्नमेंट, अगेंस्ट सरकार, उसको आप लीड करिए। और रिजल्ट के तौर पे जेपी नारायण ने भैया यहाँ आए और इन्होंने कॉल करा टोटल रेवोल्यूशन के लिए, आप संपूर्ण क्रांति के लिए। तो संपूर्ण क्रांति के लिए किसने आवाज उठाई भैया? जेपी नारायण ने। याद रखिएगा इस बात को। इन्होंने कहा कि भैया देखो टैक्सेस मत दो, यहाँ कहा लेजिस्लेटर से जो लॉ बनाने लेजिस्लेटर कहा कि आप रिजाइन कर दीजिए, यहाँ पे असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाए, जो कि रिफ्यूज कर दिया गया ये बात इंदिरा गांधी के द्वारा। जेपी ने यहाँ पर टूर करा पूरे कंट्री का अच्छी तरीके से और इनको सपोर्ट करा गया ज्यादातर कांग्रेस की जो अपोजिशन पार्टीज थी उनके द्वारा, ज्यादातर पार्टीज ने इनको सपोर्ट करा। अब देखिए जो मूवमेंट था, हालांकि ये स्टार्ट हुआ था, दिखा रहा था कि भाई फटीक दिखाने लग गया था, भाई थोड़ा झुकने लगा था 1974 के बाद में। एंड इवन जो जेपी नारायण थे उन्होंने भी जो एक्सेप्ट करा था चैलेंज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन अपकमिंग जनरल इलेक्शंस 1976 वाले में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। अब ये सब तो सबको सोच लिया था, अब आगे ये होगा, हरा देंगे इंदिरा गांधी को, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन वक्त है कब पलट जाए क्या पता। और यहाँ पे सिचुएशन ने एक ट्विस्ट लिया जब जून 1975 की बात है, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट जो था इलेक्शन पिटीशन के द्वारा जो कि राज नारायण ने वहां पे डाली थी, उसमें ये हुआ कि राज नारायण कौन थे पहले समझिए, एक सोशलिस्ट थे जिन्होंने कॉन्टेस्ट किया था इंदिरा गांधी के अगेंस्ट। ठीक है, और इन्हीं ने राज नारायण ने पिटीशन डाली थी यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो ये क्या हुआ कि जून 1975 की बात है, जो जजमेंट निकल के आया उसमें ये बात डिक्लेयर हुई कोई इलेक्शंस है इंदिरा गांधी के वो इनवैलिड है।
समझे? इनवैलिड करार कर दिए गए इस बात पे कि करप्ट प्रैक्टिसेस हुई हैं इलेक्शन में। इलेक्शन का जो कैंपेन था इसमें कुछ भ्रष्टाचार भरा हुआ था, करप्ट प्रैक्टिस है, इसलिए इनके इलेक्शंस अनवैलिड करार कर दिए गए, इनवैलिड करार कर दिए गए। बट इंदिरा गांधी ने कहा कि वो ऑफिस में रहेंगी। इंदिरा गांधी ने कहा वो ऑफिस नहीं छोड़ेंगी और यहाँ पे उन्होंने इस जजमेंट के खिलाफ अपील फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ कर दी? सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी। और इस वक्त ही गुजरात असेंबली के इलेक्शंस के रिजल्ट आ गए, जिसमें भैया क्या हुआ कि जनता पार्टी जीत गई थी और कांग्रेस जो है वो वहां पे गई थी हार। समझे? ये सारे जो डेवलपमेंट थे भाई, दिस डेवलपमेंट रिवाइव द प्रोटेस्ट, ये जो डेवलपमेंट हुए इससे प्रोटेस्ट फिर से बढ़ गई और जेपी फिर से एक बार जो है वो आ गए यहाँ पे सरकार के खिलाफ। वो कहा कि भैया आर्म फोर्सेस, ब्यूरोक्रेसी और पुलिस, ये तीनों ही जो है वो ऑर्डर्स लेने से, ओबे करने से रिफ्यूज कर दे, मना कर दे, ऊपर से जो भी इनको ऑर्डर मिलता है वो सीधा मना कर दे और यहाँ पे जो सरकार की फंक्शनिंग है उसे इम्पॉसिबल कर दिया जाए। इनके द्वारा ये कहा गया, जैसे कि अंग्रेजों के टाइम पे हमारे नेशनल स्ट्रगल नेशनलिस्ट ने बोला था, कुछ यही सब इनके शब्द हुआ कर रहे थे इस समय। अभी जो अटेम्प्ट था कुप करने के लिए, इसने इंदिरा गांधी को थोड़ा सा हिला दिया, अलार्म कर दिया, क्योंकि इन्होंने क्या करा, अब इससे नेशनल इमरजेंसी लगा दी। अब यही जो कारण है ना इनका, यही इनका थोड़ा सा जो है वो बहुत ज्यादा इनकी बुराई का कारण हो गया, क्योंकि इन्होंने नेशनल इमरजेंसी लगा दी। किस दिन लगाई? काला दिन समझ लीजिए, 25 जून 1974 को लगा दी। सेम मंथ जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट निकला था, उसी समय इन्होंने नेशनल इमरजेंसी लगा दी, बिना अपनी कैबिनेट से कंसल्ट करे। इस मतलब ऐसे धुंधले ग्राउंड्स पे कि भैया इंटरनल डिस्टरबेंस है, वैसे इन्होंने अपनी मर्जी से लगवा दी नेशनल इमरजेंसी। अब क्या हुआ कि इमरजेंसी मालूम है कितने टाइम के लिए रही? 18 महीनों के लिए। लॉकडाउन 3 महीनों के लिए आदमी को बर्बाद कर गया, सोचो 18 महीनों के लिए इमरजेंसी रही। इतने बड़े बड़े मेजर मेजर पॉलिटिकल ओपोनेंट्स जो थे इनके, जो इनके ऑपोजिशन में थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया, जिसमें जेपी नारायण को, अटल बिहारी वाजपेयी साहब को, मोरारजी देसाई को, सबको यहाँ पे पकड़ लिया गया और बहुत सारे अकेडमिशियंस, मीडिया पर्सन, ट्रेड यूनियन, स्टूडेंट्स वगैरह को भी उठा के जेल में डाल दिया गया। समझे? अब जो अरेस्ट हुए थे, है ना, ये होर्डर्स भी थे, कुछ दूसरे एंटी सोशल एलिमेंट्स वगैरह भी थे। फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की आजादी, मीडिया की आजादी को बहुत बुरी तरह से कर्टेल करा और पार्लियामेंट एज एन इंस्टीट्यूशन को बिल्कुल समझ लीजिए नीचे ही कर दिया गया। कुछ ग्रुप्स जैसे कि आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जमात इस्लामी, माओस्ट, ये सब जानते हैं कि कुछ रिलीजन को ही प्रमोट कर रहे हैं, इन सारे ग्रुप्स को कर दिया गया बैन। नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जो कि गुजरात के अंदर थी, तमिलनाडु के अंदर थी, इनको डिसमिस कर दिया गया। इवन जो कांग्रेस रूल स्टेट्स थी, इनको भी बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रख दिया गया सेंटर के। सब कुछ सेंटर ने अपने हाथ में, इंदिरा गांधी ने अपने हाथ में ले लिया था। इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टी के अंदर जो थी वो स्मॉदर्ड थे। संजय गांधी उसमें भाई जो लीड कर रहे थे यूथ कांग्रेस को, ये सारे के सारे आ गए, मतलब ये आ गए पूरे पावर में, है ना, ये पावर में आ गए ना हाईली अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैनर। अब ये जो पावर में आए थे ना, पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से पावर में आए थे संजय गांधी उस समय। समझे? इन्होंने अपना खुद का, अब यहाँ समझिएगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ बातें हैं कि यहाँ पे इन्होंने अपना, जो संजय गांधी, इन्होंने खुद का 4 पॉइंट रखे थे, है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गए थे। ऑफिशियल 20 पॉइंट्स एंड इंक्लूडेड फैमिली प्लानिंग एंड 2 चाइल्ड नॉर्म, ट्री प्लांटिंग, नो डाउरी, नो टू डाउरी एंड टोटल लिटरेसी। मतलब आप समझे, ऑफिशियल जो 20 पॉइंट्स हैं उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके 4 पॉइंट्स जो है वो हो गए थे। इसमें क्या था कि भैया यहाँ पे जो है फैमिली प्लानिंग करी जाए, 2 चाइल्ड पॉलिसी करी जाए, आपका ट्री प्लांटिंग, मतलब यही तो एक ही बात हो गई, प्लानिंग एंड 2 चाइल्ड पॉलिसी। उसके साथ ट्री प्लांटिंग मतलब वृक्षारोपण किया जाए, से नो टू डाउरी, दहेज प्रथा को मना करा जाए, टोटल लिटरेसी हो, मतलब सबको यहाँ पे पढ़ाया जाए। इन्होंने काफी स्ट्रेस भी डाला कि सिटी ब्यूटिफिकेशन हो, है ना, कैसे भैया स्लम्स वगैरह एरिया हटे, जो शहर वगैरह है वो और खूबसूरत बनाए जाए। कई सारे लॉज वगैरह को पास करा गया कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अंडरमाइन करें, जैसे कि आपका डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया उस समय, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट अमेंडमेंट एक्ट जो कि आपका है उसको लाया गया। साथ में भाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, अब आप जानते हो इसको जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, 1976 में आया था 42वां 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इस
इससे बहुत सारा मतलब मोस्ट ऑफ द चीज़ें तो जो है कर्टेल कर दी गई थी, अमेंड कर दी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। साथ में यहाँ पे इन्होंने प्रोहिबिट करा जुडिशियल रिव्यू को एज इट डीम टू हैव हिंड्रेंस इन इनैक्टमेंट ऑफ द सोशल लेजिस्लेचर। इन्होंने जुडिशियल रिव्यू पे भी यहाँ पे रोक लगा दी, है ना। तो ये सारा काम इनके द्वारा किया गया। अब देखिए स्टार्टिंग में क्या था, इनिशियली तो लोग जो है उनको कुछ खास लगा नहीं। जैसे इस इमरजेंसी क्या भी लॉकडाउन हुआ तो शुरुआत में तो आपने बड़ा एंजॉय करा, बड़ा मजा करा, खाया पिया एंजॉय। अब कुछ वक्त के बाद आपको एहसास हुआ कमाएंगे नहीं, अब लोगों के यहाँ परेशानियां लगी कि पैसा जुड़ा है जो खत्म हो गया है। तो ऐसे यहाँ पे इनिशियली लोग जो थे उन्हें ज्यादा कुछ इमरजेंसी की दिक्कत हुई नहीं, इमरजेंसी लगी उनको, चिल थे वो, सही है। लेकिन इंस्टेड इनको काफी रिलीफ फील हो रहा था कि इतना कनकन चल रहा है बाबा रे बाबा, देश के अंदर बड़ा कनकन चल रहा है, थोड़ा सा आराम मिला है, ठीक है। रोज रोज से बवाल से अच्छा है थोड़ी देर शांति हो जाए, रोज मूवमेंट हो रहे हैं, बांध हो रहे हैं, घेर हो रहे हैं, शांति मिल गई, थोड़ी देर शांति रहे। एडमिनिस्ट्रेशन भी थोड़ा अच्छा हो गया। ज्यादातर जो एंटी सोशल एलिमेंट्स थे इनको उठा के जेल में डाल दिया गया। ब्लैक मार्केट जो काला काला बाजारी करते थे इनको भी यहाँ पे थोड़ा तरीके से बहुत ही स्ट्रिक्टली डील किया गया। तो चीजें स्टार्टिंग में बड़ी अच्छी चली। सरकार ने इवन अनाउंस कर दिया 20 पॉइंट प्रोग्राम। क्या 1976 में सरकार ने 20 पॉइंट प्रोग्राम को अनाउंस करा सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए, किस तरीके से सोशल इकोनॉमिक चीजें उठा सकते हैं गरीबों की जो गांव में रहते हैं, साथ में हेल्थ इकोनॉमी की और कैसे मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये जो इमरजेंसी थी इससे चका मतलब डिसइल्यूजन होके यहाँ पे डिसइल्यूजन वेरी जो बहकाया जा रहा था, ये सारी चीजें सामने आ गई थी। कैसे आ गई थी? क्योंकि भैया देखिए इससे कुछ भी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव नहीं हो पाई और बहुत ही ज्यादा दम घोटने वाला कंडीशन आ गई, सफोकेटिंग कंडीशन आ गई। क्यों? क्योंकि अब तो पैसा भी नहीं है। कैसे, कब तक अच्छा लगेगा आपको? 18 महीने बहुत बड़ी जो है वक्त होता है, बहुत बड़ा वक्त होता है। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट मशीनरी थी वो भी बहुत इरिटेट हो गई थी, है ना। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सेसिव कंट्रोल था, है ना। और यहाँ पे ये था कि भाई इनको कुछ पेट प्रोजेक्ट्स थे सरकार के, जैसे कि फोर्स स्टेरिलाइजेशन, है ना, कि भैया यहाँ पे जबरदस्ती के लिए जो है वो नसबंदी करवा रहे थे। तो ये सारी चीजों की वजह से जो है सरकार भी थोड़ा सा, उसके अंदर भी चीजें थोड़ा किरकिराई हुई थी। ब्यूरोक्रेसी जो है वो इनएफिशिएंट रही। करप्शन जो है वो बढ़ता चला गया, पावरफुल होता गया। भाई यहाँ पे चीजें थी, करप्शन करप्ट इवन ग्रू पावरफुल ड्यू टू लैक ऑफ फियर ऑफ क्रिटिसिज्म फ्रॉम प्रेस। क्यों करप्शन कब बढ़ता है? क्योंकि जब अगर मान लीजिए किसी को डर है कि मीडिया हमको एक्सपोज कर देगी, प्रेस हमें यहाँ पे सबके सामने ले आएगी, जनता हमें हटा देगी, जनता हमें मारेगी, तभी करप्शन नहीं होता, भ्रष्टाचार नहीं होता। लेकिन यहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस ही दबा दिया गया था, तो करप्शन तो बिल्कुल आसमान में पहुंच जाती, कुछ डर था नहीं, ठीक है। एमपीज कोल्ड पॉपुलर मूवमेंट वगैरह जो है, ये सब अगर हम बात करें, लोग अब जो है, अब जो लोग थे उनके पास कोई चारा ही नहीं था कि अपने दुख दर्द कैसे दिखाएं बेचारे, कैसे जो है सरकार के सामने खुद को बताएं कि वो पेन में है। और इन द एब्सेंस ऑफ ट्रस्ट वर्दी प्रेस, भाई आप प्रेस पे भरोसा नहीं कर सकते हो, जिसे आप फोर्थ पिलर कहते हो डेमोक्रेसी का, आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते थे। तो इसकी वजह से क्या होने लगा कि जब सही न्यूज नहीं पता चलती थी तो बड़े ही रूमर्स फैलने लगे मार्केट के अंदर, बड़े ही छोटी छोटी अफवाहें फैलने लग गई, और इससे और ज्यादा लोगों का डर बढ़ने लग गया। कुछ अननोन चीजें आ गई भाई, अननोन डर जो है, फियर्स हैं, वो और ज्यादा बढ़ने लग गए। अब क्या हुआ कि इमरजेंसी जो है, इट सीम्ड फॉर वंस had put a very character of Indian democracy in danger। अब इमरजेंसी जो उस समय बड़ी अच्छी लग रही थी, अब ये इंडियन डेमोक्रेसी को दिख रहा था कि ये सीधा सीधा डाल रही है खतरे के अंदर। और इसने यहाँ पे and naysayers even predicted that India will now be pushed in league of other post colonial failed nation। अब इंडिया, इन्होंने भी कहा, जो नो शेयर्स थे उन्होंने कई सारी बातें कही कि भैया इंडिया जो है अब उसी तरीके चली जाएगी, उसी लीग में वो भी चली जाएगी जैसे भैया जो जितने भी कॉलोनीज से आजाद हुए हैं देश, उसके बाद भैया फेल्ड हुए हैं, फेल हो गए हैं, तो फेल्ड नेशन में इंडिया का भी नाम आ जाएगा। हालांकि इन हिंडसाइट वी कैन से दैट इंडियन डेमोक्रेसी नॉट ओनली सर्वाइव, आप ये कह सकते हो कि इंडियन डेमोक्रेसी ना ही सिर्फ बची सर्वाइव करी, बट एक स्ट्रॉन्गर बेरिंग ब्रांड भी आई ऑफ जेपी मूवमेंट एंड नेशनल इमरजेंसी। अब देख रहे हैं इन सब के लिए हमने कितना ज्यादा नेशनल इमरजेंसी के बाद भी खुद को मजबूत रखा, बन के आई। और जनवरी 1977 की बात है जब इंदिरा गांधी ने सडनली अनाउंस कर दिया इलेक्शन की होंगे इलेक्शंस मार्च में, और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को भी जेल से रिलीज कर दिया, सारे तरीके की सेंसरशिप उठा दी, और कुछ दूसरे पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस को भी उठा दिया गया। और जब इलेक्शन हुए तो दोनों ही इंदिरा गांधी
और संजय गांधी दोनों ही ने अपनी सीटें हार गए। क्यों? क्योंकि भैया इतना कुछ परेशान कर दिया, जनता परेशान हो गई थी, क्या करती? भैया उसने तो परेशान करा, तो भैया उन्होंने हरा दिया। खैर, जेपी मूवमेंट हिस्टोरिक रहा क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा मास मोबिलाइजेशन के लिए जनता को अपने साथ लिया। भाई जो भी सरकार के अंदर दिक्कतें थी उसे सबके सामने एक्सपोज करा और हाईलाइट करा कि कैसे भाई हाई हैंडेड अप्रोच होती है डेमोक्रेटली इलेक्टेड पीएम की। मतलब ये जो जो प्रधानमंत्री हैं, जो हमारी इंदिरा गांधी जी हैं, वो देखिए क्या कर रही हैं, किस तरीके से जो है अपने तरीके से जो है चला रही हैं चीजों को। ये सब कुछ एक्सपोज करा गया इस जेपी मूवमेंट के अंदर। बट इट हैज ऑल्सो मैनी वीकनेसेस, बट इसके अंदर भी बहुत ज्यादा कमियां थी, बहुत कमजोर था ये। अब इसमें क्या हुआ कि इसने ऑलमोस्ट इंडिया को ऐसी इनस्टेबिलिटी की हालत में डाल दिया था और साथ में जो एक्सटर्नल इंटरवेंशन है इनके लिए भी खोल दिया था कि सारी कंट्रीज आके अब बोलने के लिए तैयार हो गई थी। अब भाई इन्होंने म्यूटनी के लिए आवाज लगाई आर्म फोर्सेस के बीच में। ये काफी डेंजरस आइडिया था। इन्होंने कहा ना कि आप जो है जो भी गवर्नमेंट कह रही है उसकी बात मत सुनो, जो मना है अपनी मर्जी से करो, ये वो, ताकि गवर्नमेंट की फंक्शन ही ना हो पाए। ये भी एक डेंजरस आइडिया था सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसने ऐसी सिचुएशन लाती थी कि अब जो मासेस थे, जो जनता थी, उनके मन में बहुत ज्यादा ऐसा कह सकते हो एक्सपेक्टेशन बढ़ गई थी, है ना, कि भाई और साथ में जो इस मौके की तलाश में थे कुछ ऐसे ग्रुप्स जैसे कि भाई आप मान लीजिए कि जनसंघ हो गए या जमात इस्लामी हो गए, कांग्रेस ओ हो गए, इवन नक्सलीज ग्रुप तक के पास भी अब ये मौका था कि वो किसी तरीके से सिचुएशन का फायदा उठा ले और साथ में यहाँ पे ये जो है एक्सप्लॉइट कर सके अलग अलग ग्रुप्स को। समझ रहे हैं आप? अलग अलग भाई डाइवर्स आइडियोलॉजिकल पार्टीज को ज्वाइन करें और उसके बाद जो है यहाँ पे एक्सप्लॉइट कर सके लोगों को। अब देखिए आइडिया जो था टोटल रेवोल्यूशन का कि हमें पार्टी लेस रेवोल्यूशन चाहिए, टोटल रेवोल्यूशन चाहिए, वो काफी वेग था, बट धुंधला था। क्यों? क्योंकि डिफिकल्ट था इस बात को इम्प्लीमेंट करना। इतनी मुश्किल से इतने सालों से हमने सब कुछ लेकर आया, किस लिए लाया कि जो है आखिरी में आके सब कुछ छोड़ दें। तो ये बहुत दिक्कत था। इसका कोई ऑल्टरनेटिव आइडियोलॉजी ये थी नहीं। साथ में पॉलिसी या सिस्टम, साथ में एक लौता एजेंडा वो था कि इंदिरा गांधी को हटा दो। एक इनके पास खाली मुद्दा था, इंदिरा गांधी को हटा दो। फर्दर इसने कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और जो है अनडेमोक्रेटिक तरीकों को भी अपनाया, एज वेल एज ऑल्दो जो जेपी साहब थे, ये जेपी जी थे, ये भी थे, ये काफी शांति प्रिय इंसान थे, पीस लिविंग मैन थे, चाहते थे कि सब लोग एक साथ रहे, इंटीग्रिटी के पुजारी थे। साथ में जो मूवमेंट था वो थोड़ा इस पे शक था कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि भाई हाईजैक कर ले जाए बाय द फैसिस्ट ग्रुप, ये भी था। और एक ज्यादा अगर हम प्रैग्मेटिक और डेमोक्रेटिक अप्रोच की तरह देखें तो ये जो है रुक मतलब वेट कर रही थी फॉर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। अगर हम बात करें तो मेन चीज किस पे डिपेंड कर रही थी? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे और साथ में एंड पार्टिसिपेटिंग इन द अपकमिंग जनरल इलेक्शन विच फॉर जस्ट अ फ्यू मंथ अवे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या होती है और अभी आने वाले कुछ महीनों में इलेक्शंस क्या रिजल्ट लाते हैं, इस बात पे सब कुछ डिपेंड कर रहा था। अब देखिए जो डिक्लेरेशन हुआ इमरजेंसी का इनके द्वारा वो डेमोक्रेटिक नहीं था। ठीक है, और इलेक्शंस काफी भाई ज्यादा थे, इमिटेंट थे, और कंट्री जो है वो बिल्कुल उबली पड़ी हुई थी। मतलब कंट्री बिल्कुल उसको समझ नहीं आ रहा था, कंट्री एकदम उथला पुथला था। इंदिरा गांधी जो है इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था कि वो स्टेट ऑफ इमरजेंसी को अनाउंस करें, और ये करते वक्त इनको कई सारे डेमोक्रेटिक और जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं इनको यहाँ पे इन्होंने इसको कोई तवज्जो नहीं दी, कोई ध्यान नहीं दिया। और जेपी मूवमेंट की तरह इन्होंने भी होल्डिंग इलेक्शंस को होल्ड करने का जो ओपिनियन था वो यहाँ पे सीधा इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो क्या कहते पार्टी लेस हो, सब कुछ ना हो, लोग ही ना आए, है ना, मतलब यहाँ पे कोई इलेक्शन ही ना हो, टोटल रेवोल्यूशन हो जाए। और सेम यहाँ पे अगर हम देखें तो एक तरीके से इंदिरा गांधी ने भी कोशिश पूरी यही करी थी कि हम इलेक्शंस वगैरह को ना होने दें, इमरजेंसी लगा दे। खैर इमरजेंसी की बात है कि शाह कमीशन को अपॉइंट करा गया जनता गवर्नमेंट के द्वारा देखने के लिए कि भाई क्या क्या आखिरकार किया गया है, क्या एक्सेसनेस करी गई है आखिरकार इमरजेंसी के टाइम पे। जो इन्वेस्टिगेशन करी शाह कमीशन के द्वारा, है ना, इमरजेंसी के बाद उन्हें ये उससे पता चला कि बहुत सारा एक्सेस, मतलब हद पार चीजें करी गई थी इस इमरजेंसी में। शाह कमीशन ने एस्टिमेट करा कि करीब
1,11,000 लोगों को अरेस्ट करा गया है। इमेजिन 1,11,000 लोगों को अरेस्ट करा गया है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस के अंदर, कि मतलब इनको डिटेन कर रहे हैं कहीं ये बवाल ना कर दे, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस के अंदर इनको पकड़ा गया है। ब्यूरोक्रेसी जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कमिटेड मैनर में काम करी है। सिविल सर्वेंट्स जो सिर्फ भाई रूल्स के आगे ही झुकते थे, उन्होंने अब कोशिश करी कि भाई अब वो बिल्कुल दबाएंगे सबको और बिल्कुल इनका पॉलिटिकल बॉसेस बन जाएंगे। तो सबके हाथ में सारी पावर्स आ गई थी और शाह कमीशन के हिसाब से, इनकी रिपोर्ट के हिसाब से जो एडमिनिस्ट्रेशन और जो पुलिस थी वो वल्नरेबल बन गई थी पॉलिटिकल प्रेशर से, कि भैया अब ये रिस्क में है, अब जो होगा जो नेता कहेंगे वही काम होगा। प्रॉब्लम डिड नॉट वैनिश आफ्टर द इमरजेंसी, इमरजेंसी हटने के बाद भी ये दिक्कत खत्म नहीं हुई। ये चीज सोच में पड़ी, ये चीज समझी गई कि जो फ्रीक्वेंट रिकोर्स हो रहा है एजिटेशन का, जो बराबर जो है प्रोटेस्ट होते जा रहे हैं, बराबर जो इतने सारे एक साथ मिलकर लोग बवाल कर रहे हैं, ये सही नहीं है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए। शांति से रहना चाहिए लोगों को, इतना बड़ा बवाल क्यों कर रहे हैं। साथ में जो सपोर्टर्स थे इंदिरा गांधी के, इन्होंने भी ऑल्सो हेल्ड दैट इन अ डेमोक्रेसी, इन्होंने भी कहा कि डेमोक्रेसी में आप लगातार जो है कोई एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स जो कि टारगेटिंग द गवर्नमेंट, ये आप ऐसा नहीं कर सकते हो। इसकी वजह से क्या हुआ, अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, ये हुआ क्या कि सपोर्टर्स ऑफ इंदिरा गांधी ऑल्सो हेल्ड दैट इन अ डेमोक्रेसी यू कैन नॉट कॉन्टिन्यूअसली हैव एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स टारगेटिंग द गवर्नमेंट। और इसी की वजह से भाई, इसकी वजह से इनस्टेबिलिटी और डिस्ट्रैक्ट होता है एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब अगर एक बात बताओ, तुम यही सब करते रहोगे तो एडमिनिस्ट्रेशन जो किस काम के लिए रखे गए हो वो तो अपनी जगह से हटेगा, साथ में इनस्टेबल भी हो जाएगा। अपने जो रूटीन उसका रोजमर्रा का काम है वो तो वो कर नहीं पाएगा। डेवलपमेंट तो मतलब विकास तो एकदम घर चला जाएगा अपने। तो ये सारी सारी जो एनर्जीज है जो मेन आपको डाइवर्ट करनी चाहिए अपने डेवलपमेंट में, वो सारी की सारी जो डाइवर्ट करी गई टू मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। हाँ, तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में कि भैया ये ना हो, वो ना हो, ये ना हो, वो ना हो। ठीक है, इंदिरा गांधी ने एक लेटर में लिखा जो कि शाह कमीशन को था, एक लेटर में लिखा दैट सबवर्सिव फोर्सेस वर ट्राइंग टू ऑब्स्ट्रक्ट द प्रोग्रेसिव प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड वर अटेम्प्टिंग टू डिसलॉज हर फ्रॉम पावर थ्रू एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने कहा कि देखो कुछ ऐसी फोर्सेस थी जो चाहती थी कि सरकार के काम में अड़चन और रोड़ा बन जाए, उनको काम को आगे ना करने दे और साथ में उनको पावर से हटा दे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन मेजर लेके, मीन्स के तरीके से, इसलिए सारा काम करा गया और कोई वजह नहीं है। साथ में कोई दूसरी पार्टी जैसे कि सीपीआई वगैरह, वो अपना जो है कंटिन्यू रखा टू बैक द कांग्रेस ड्यूरिंग द इमरजेंसी। और सीपीआई ने बात फील करी कि जो एजिटेशन जेपी कर रहे हैं वो मेनली मिडिल क्लास के द्वारा करे जा रहे हैं, जो अपोज हैं इस रेडिकल पॉलिसीज के कांग्रेस पार्टी के, और यही वजह है कि यहाँ पे वो जेपी मूवमेंट का साथ दे रहे हैं। अब दूसरी तरफ अगर मैं बताऊं, अदर हैंड दूसरी तरफ बताऊं तो कुछ दूसरे थिंकर्स भी थे, है ना। अब जो कुछ दूसरे थिंकर, मतलब थिंकर नहीं कह सकते, कुछ दूसरे लोग ये सोचते थे कि अगर कुछ एजिटेशंस अगर वो अपनी एक लिमिट के आगे बढ़ जाएं, ठीक है, अगर कुछ जो बवाल हो रहे हैं अपनी लिमिट के आगे बढ़ जाएं, तो सरकार के पास इनफ रूटीन पावर है उनसे डील करने के लिए। ठीक है, साथ में यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है सस्पेंड करने की डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग को और यूज करने की कुछ ऐसे खतरनाक ड्रैकोनियन मेजर्स को, जैसे कि इमरजेंसी लगा दो। ऐसा नहीं है। अगर मान लो प्रोटेस्ट बढ़ भी जाता है तो सरकार उससे आम तरीके से डील कर सकती है, पुलिस को सोच सकती है, फोर्सेस को भेज सकती है और फोर्सेस को भेज सकती है। इमरजेंसी लगाने की क्या जरूरत आ गई, समझे। ये द थ्रेट वाज नॉट टू द यूनिटी, यहाँ पे यूनिटी को, हमारे देश की यूनिटी को डर नहीं था, इंटीग्रिटी को डर नहीं था देश की, बट रूलिंग पार्टी को डर था, प्राइम मिनिस्टर को डर था कि कहीं इनको ना हटा दिया जाए। इन्होंने अपने मतलब के लिए इमरजेंसी लगा दी थी, समझे। क्रिटिक्स ये बात कहते हैं कि जो इंदिरा गांधी हैं, इन्होंने अपनी जो पावर है उसका मिसयूज करा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का मिसयूज करा, ठीक है, और कंट्री को सेव करने की कोई बात नहीं थी, बल्कि उन्हें उनकी पावर को सेव, पर्सनल पावर को सेव करने के लिए उन्होंने सारे के सारे काम करे। अब देखिए, जो इमरजेंसी है इसने कुछ आप कह सकते हो कमजोरी हमारे देश की, प्लस इंडिया की डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को ही यहाँ पे दिखाया। और हमने जो इमरजेंसी से लेसन्स सीखे वो हम कुछ चीजों में समराइज करते हैं। जैसे कि पहला अगर मैं आपको बताऊं तो डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग रिज्यूम विद इन अ शॉर्ट स्पैट ऑफ टाइम, कुछ वक्त के बाद ही डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग वापस से आ गई। तो एक लेसन तो ये समझ में आया इमरजेंसी से कि एक्सट्रीमली डिफिकल्ट कुछ हो, है ना, उससे कोई मतलब नहीं, डेमोक्रेसी इंडिया में रहेगी ही रहेगी। और सेकेंडली कि इसने कुछ जो कमियां थी
इमरजेंसी की प्रोविजन से रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में, उसे भी बाद में रेक्टिफाई करा गया। अब से क्या था कि जो आपका इंटरनल इमरजेंसी थी, है ना, इसे आप प्रोक्लेम कर सकते हो ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन के ग्राउंड पे ही इमरजेंसी, जो इंटरनल इमरजेंसी, वो प्रोक्लेम हो सकेगी। एंड ये जरूरी होगा दैट द एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट, द एडवाइस टू द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम इमरजेंसी मस्ट बी गिवन इन राइटिंग बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो यहाँ पे लिखित में एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को इमरजेंसी लगाने के लिए, ये बात भी थी। और तीसरी बात क्या थी कि जो इमरजेंसी थी वॉज मेड एवरीवन मोर अवेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ सिविल लिबर्टीज। मतलब इस इमरजेंसी ने जनता को उनके सिविल लिबर्टीज का यहाँ पे एहसास पूरी तरह से दिलाया। और चौथी और आखिरी बात ये कि जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन था इमरजेंसी का, है ना, इमरजेंसी रूल का, ये जो हुआ, है ना, थ्रू द पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो मतलब कुड नॉट फंक्शन इंडिपेंडेंटली, मतलब अलग अलग ये काम नहीं कर पाए। एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इमरजेंसी रूल टुक प्लेस थ्रू द पुलिस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन एंड दीज इंस्टीट्यूशन कुड नॉट फंक्शन इंडिपेंडेंटली। ये जो है वो एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट बन गए। जितना नेता बोल रहे थे उतना काम हो रहा था, जितना रूलिंग पार्टी बोल रही थी उतना काम हो रहा था। एंड शाह कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से जो एडमिनिस्ट्रेशन और जो पुलिस थे ये वल्नरेबल बन गए थे। मैंने आपको पहले बताया, अब ये रिस्क में थे पॉलिटिकल प्रेशर के, कि जो पॉलिटिकली कहा जाएगा उतना ही भैया करेंगे, वही काम करेंगे। और ये प्रॉब्लम इमरजेंसी के बाद भी कहीं नहीं गई, देखने को मिली। तो यहाँ पे हमारा होता है ये पार्ट कंप्लीट। थोड़ा सा बड़ा हो गया था, हालत भी खराब हो गई मेरी। तो अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी आप मुझे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, सिर्फ IAS नाम से पेज है। एंड अगर आप मेरे काम में मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन को प्रेस कर सकते हैं, इसमें आपको कई सारी पर्क्स भी इंजॉय करेंगे को मिलेंगी। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। हैव वंडरफुल डे। टेक केयर।